नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में हमेशा की तरह कुछ अहम तरीन ख़बरें, उस पर तफसीरें, वायरल वीडियोस, वायरल तस्वीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं आज बात करूँगा कि किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के एक फ़ैसले की वजह से लाखों शामी लोगों तक इमदाद नहीं पहुँच सकती और मुतासिर होंगे। वो रिपोर्ट ज़ाहिर नहीं की जा रही है, लेकिन उसकी तफसीलात में रखूँगा आप लोगों के सामने। इसके अलावा बेल्जियम के ब्रसेल्स में आज स्कार्फ पहनी हुई तालिबात की कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जहां स्कूल में स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ एहतजाजात हो रहे थे। नाज़रीन बढ़ती गुर्बत के सबब 97 लाख बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं, इस तरह की रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आई है। राजस्थान हुकूमत पर कोई ख़तरा नहीं है, जादुई नंबर गहलूत के पास है, इस तरह कहा जा रहा है। देखते हैं क्या कहते हैं। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप अगर मास्क पहनते हैं तो क्या, वो भी तो इंसान है। लेकिन नाक़िदीन ने जिस तरह से मज़े लिए सोशल मीडिया में पहली बार मास्क पहनने की वजह से, उस पर भी बात करूंगा। और मध्य प्रदेश में भी इस वक्त जो है बीजेपी में सब कुछ बराबर नहीं है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने की भी खबरें आ रही हैं। देखते हैं क्या सब हक़ाइक़ है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। बहरकैफ नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब पढ़ते हैं। और पहली खबर में सुनाना चाहता हूँ अकरम की। द कारवां ने इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन मैं मुख्तसर आप लोगों के सामने इसकी तफसील रख करके चला जाऊँ। ये जो तस्वीर देख रहे हैं अकरम ख़ान की है, और अकरम ख़ान का ये जो हाथ में आप देखें, जो हाथ हैं, ये हाथ जो ज़ख्मी हुए हैं, जो इस वक्त नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं, वो एक्सप्लोजिव था, यानी कि जो है धमाका ख़ेज़ मादा उड़ाने की वजह से फसादात के दरमियान में उनके हाथ मफलूज हो गए थे। और चांदबाग में ये मामला पेश आया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये क्लेम करने की कोशिश की है कि इनके दोनों हाथ जो है एक्सीडेंट की वजह से चले गए हैं। ये कहते हुए जो इस मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस की जानिब से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है दिल्ली वायलेंस के दरमियान धमाका ख़ेज़ मादे का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अकरम ख़ान जो है ज़ख्मी हुआ। और ये वाज़ेह तौर पर उसने बयान भी दिया है, लेकिन इसको दबाने के लिए दिल्ली पुलिस जिस तरह का बयान इस वक्त या चार्जशीट में जो बयान पेश कर रही है, वाकई काबिल तशवीशनाक है। इस सिलसिले में जो है पूरी तफसील के साथ और मजबूती के साथ दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ भी, और वो जिस तरह से चार्जशीट तहक़ीक़ात के दौरान जो है एक तरफ़ा तौर पर पेश करने की कोशिश की रही है, उस पर जो है आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है तंजीमों को भी, और वो लोग जो समाजी कारकुनान हैं और इस तरह जो मज़लूम है दिल्ली फसादात के, उनके तय खड़े होकर के उनके मुक़द्दमात को मज़ीद मजबूत बनाना भी इस वक्त का तकाज़ा बन चुका है। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगले ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और बेल्जियम की कुछ तस्वीरें हमारी बहनों की दिखाता हूँ, जहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम के इलाके ब्रसेल्स में एक स्कूल में जो है बाकायदा बच्चियों के सरों पर जो हेड स्कार्फ जिसको कहा जाता है, उसको लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो ब्रसेल्स के सड़कों पर हमारी बहनें जो है स्कार्फ पहन करके रास्ते पर निकल आईं और जो है अपने हुकूक का मुतालबा करने लगी। ये जो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में, हाँ ब्रसेल्स की से जो आई है वो महसूस किया कि आप लोगों के सामने भी रखी जाए। ये बेल्जियम की तस्वीरें हैं। बहरकैफ नाज़रीन आपको तो मालूम है इस्लामोफोबिया फैलता जा रहा है, और निकाब और स्कार्फ, हिजाब, इन चीज़ों को लेकर के वैसे भी जो है यूरोपियन ममालिक में दुश्मनी बढ़ती जाती है। इस्लामोफोबिया जिस अंदाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ में भी वो चाहे तालीमी हो या तिब्बी में हो, तिब्बी के शोबे में हो, मुख्तलिफ शोबों में जो है इस तरह की नफ़रत फैलाने की कोशिश, उसका असर भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है मुसलमान लगातार अपने हुकूक़ के लिए और अपनी पहचान के लिए और अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए लगातार जो एहतजाजात भी कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं मैदान में उतर कर। ये अहम तरीन बात है। यानी मतलब ये है कि कौम में अभी भी कौमियत बाक़ी है, और उस कौम में अभी भी एहसासात और वो जज्बात बाक़ी हैं अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए और अपनी पहचान को पूरी दुनिया में सामने लाने के लिए। नाज़रीन ये IUDF के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बीमार होने की खबरें लगातार सोशल मीडिया में आ रही थी, और आप लोग जानते हैं कि जो ये दुआओं की भी दरख्वास्त की जा रही थी। अब ये खबर आ रही है कि मुंबई में उनका जब टेस्ट किया गया तो जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन वो सेहतमंद हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल की
कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मगर तबीयत में मुस्तकिल बेहतरी आ रही है। पहले इत्तला दी गई थी कि हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तबीयत बिगड़ने के बाद 12 जुलाई की सुबह मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। गरचे 4 जुलाई को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, मगर 11 जुलाई को दोबारा सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव का इंकिशाफ हुआ है। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर इलाज शुरू कर दिया और तबीयत में बहुत बेहतरी आई है। डॉक्टरों के मुताबिक तबीयत में मुस्तकिल बेहतरी आ रही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 13 जुलाई को फिर कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दिया गया है। एक मरतबा फिर जो है उनकी जांच होगी और सारी तफसीलात लोगों के सामने आएगी। अपनी दुआओं में मौलाना को ज़रूर याद रखें। नाज़रीन, मैं आपको इस वक्त उस खबर की जानिब ले जाना चाहता हूँ जिस खबर ने जो है शायद दुनिया को झंझोड़ा नहीं हूँ, लेकिन वो वाकई शाम के अवाम के लिए जो इस वक्त कैंपों में हैं उनके लिए बहुत ही तशवीशनाक खबर है। सलामती कौंसिल ने हफ्ते की शाम तुर्की के एक रास्ते से ही शिमाली मगरबी शाम में इमदाद भेजने की इजाज़त दी है। इस फैसले से तकरीबन 13 लाख शामी बाशिंदे इमदाद से महरूम हो जाएंगे। सलामती कौंसिल में शाम में इमदाद की तरसील के मसले पर कई दिन बहस चलती रही, क्योंकि रूस और चीन इमदाद की तरसील को महदूद रास्तों तक महदूद रखने पर मुसिर है, यानी जिद कर रहा है। आखिरकार हफ्ते की शाम सलामती कौंसिल ने इस पर इत्तेफाक कर लिया है कि शिमाली मगरबी शाम के लिए सिर्फ तुर्की के एक सरहदी रास्ते से तरसील जारी रखी जाएगी। मंगल से जुमा तक शाम के लिए इमदाद की तरसील पर कई बार वोटिंग हुई, मगर रूस नहीं चाहता था कि बाबुसलाम के रास्ते को बंद कर दिया जाए जो शिमाली हल्ब जाता है। बहस व मुबाहसे के बाद रूस के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया, जिसके नतीजे में बशारुल असद के कंट्रोल वाले इलाके के 13 लाख अफराद इमदाद से महरूम हो जाएंगे। सलामती कौंसिल के इस नए फैसले के तहत बाबुल हावा की सरहदी चौकी मजीद 1 साल के लिए खुली रहेगी। मौजूदा इजाज़त की मुद्दत जुमा की रात को ख़त्म हो गई थी। समझौते के बाद रायशुमारी हुई और करारदाद के हक़ में 12 मुल्कों ने वोट दिए, जबकि रूस और चीन ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह उन्हें दिखाना मकसूद था कि करारदाद मुनासिब तौर पर जानदार नहीं है। अमरीकी सफ़ीर केलीक्रॉफ्ट ने कहा है कि ये वो करारदाद नहीं है जिसके लिए हम और सलामती कौंसिल के अक्सर अरकान 6 हफ्तों की जद्दोजहद करते रहे हैं। ये वो करारदाद भी नहीं है जिसकी हिमायत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और शाम में काम करने वाली दर्जनों गैर सरकारी तंजीमें करती रही हैं। बहरहाल मुजव्वज़ा करारदाद इसलिए ज़रूरी थी कि इमदाद का सिलसिला कुछ न कुछ जारी रहे। यूनिसेफ का कहना है कि बाबुसलाम का रास्ता बंद हो जाने की सूरत में हल्ब के इलाके में 5 लाख बच्चे खुराक, अद्वियात, वैक्सीन और दीगर अहम सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। सिफारतकार आखिर वक्त तक रूस को इस बात पर रजामंद करने की कोशिश करते रहे कि बाबुसलाम के रास्ते को खुला रखने की मुद्दत में कम से कम 3 माह की तोसी दे दी जाए, ताकि इस दौरान वहां की आबादी को इमदाद पहुंचाने का कोई मुतबादिल रास्ता निकाल लिया जाए, मगर रूस इस तजवीज़ पर भी मुत्तफिक नहीं हुआ। हैरत की बात यह है कि रूस की मर्जी के मुताबिक करारदाद पेश की गई, मगर इसके बावजूद रूस ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया और करारदाद के बारे में शाकी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के नायब सफ़ीर दिमित्री पोलियान्स्की ने कहा कि हम इस माह के अवाइल ही में किसी नतीजे तक पहुंच सकते थे। रूस शुरू से इदलिब जाने वाली सरहदी चौकी को खोलने की सिफारिश कर रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले ग्रुप शाम जाने वाले रास्तों को मजीद खोलने की सिफारिश करते रहे हैं। इसमें शिमाली इराक से शाम जाने वाला रास्ता भी शामिल था, जहाँ से तिब्बी सामान पहुँचा जाता था, मगर चीन और रूस ने उसको भी जनवरी में बंद करवा दिया था। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र तिब्बी सामान की रसद शाम के बाशिंदों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि शाम शदीद माशी बहरान का भी शिकार है। महंगाई की वजह से लोगों के लिए 2 वक्त रोटी का हुसूल मुमकिन नहीं रहा और ऐसे में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मिलने वाली इमदाद पर ही उनका इन्हिसार था। ऐसे हालात में रूस और चीन ने जो किया है वो 13 लाख शामी बाशिंदों के साथ जो इस वक्त मुख्तलिफ कैंपों में हैं उनके साथ जुल्म व सितम है, जिसकी वजह से जो है 13 लाख शामी बाशिंदों तक जो है इस वक्त इमदाद नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ही इस पर तबसरे हो रहे हैं। लेकिन कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है, उसको उनको मतलब भी नहीं है उन शामी बाशिंदों से जो इस वक्त जो है बेआरो मददगार आसमान की तले यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जालिम बशारुल असद की वजह से। नाज़रीन, मैं आपको ये वाज़े कर दूँ कि रूस हमेशा से जालिम बशारुल असद का सपोर्ट करता रहा है और जालिम बशारुल असद की फ़ौज के साथ मिलकर के वो वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म ढाने में आगे रहा है। जिस तरह की जो ईरान पर और ईरान की हिमायत याफ्ता बहुत सारी तंजीमों पर इस बात का इल्ज़ाम लगता रहा, बल्कि कासिम सुलेमानी के हवाले से भी जो बातें आती हैं, उनके कत्ल के बाद जो बातें मुख्तलिफ अंदाज में सामने आई कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर शामी बाशिंदों को और यहाँ के लोगों पर जो कत्ल आम हुआ या फिर जिस तरह बम धमाकों की वजह से यहाँ की बस्तियाँ उड़ा दी गई, उसमें कासिम सुलेमानी का भी बहुत ज़्यादा हाथ था, जो बशारुल असद को अपनी जानिब से लगातार ताउन करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात को लेकर के भी उसकी हलाकतों के बाद जो है ये बहस जारी रही थी सोशल मीडिया में और बहुत सारे मज़ामिन भी शाये हुए थे अगर आप उस पर ये करते हैं। फ़िलहाल तकरीबन 13 लाख शामी बाशिंदे इस वक्त इमदाद से महरूम
ہو گئے ہیں اس طرح کے فیصلے سے، اس قرارداد سے، اس پر جو چین کو اور ترکی جو روس کو اپنا قریب مانتا ہے اس کو اس بات پر منانا چاہیے کہ کسی طرح 13 لاکھ باشندوں تک وہ خوراک پہنچانے میں وہ ساتھ دے، اور یہ جو قرارداد اس وقت آئی ہوئی ہے اس قرارداد کو منظوری دے کر کے مختلف راستے، بالخصوص باب السلام کا جو راستہ ہے اس کو کھولنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کورونا وائرس کووڈ-19 وبا کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی غربت اور بجٹ میں کمی کی وجہ سے اس سال کے آخر تک دنیا میں تقریباً 97 لاکھ بچے مستقل طور پر اسکول چھوڑ سکتے ہیں۔ لندن نشی رفائی تنظیم سیو دی چلڈرن نے پیر کو اپنی رپورٹ میں اس بات کی اطلاع دی ہے۔ سیو دی چلڈرن نامی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے 12 ممالک میں کورونا وبا کی وجہ سے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد بڑی تعداد میں بچوں کی اسکول واپس نہ جانے کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ان 12 ممالک میں بنیادی طور پر مغربی اور وسطی افریقہ کے ممالک یمن اور افغانستان شامل ہیں۔ دنیا کے دوسرے 28 ممالک میں بھی ایسا ہی اندیشہ ہے۔ اس بات کا اظہار اس تنظیم نے کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق موجودہ وقت میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے عالمی سطح پر 1.6 ارب بچوں کو اسکول چھوڑنا پڑا۔ سیو دی چلڈرن کی سی ای او انگر ایشنگ نے اس صورتحال کو تعلیم کی ہنگامی حالت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلی پسماندہ غریب اور انتہائی غریب بچوں کو اس طرح کی صورتحال کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ سیو دی چلڈرن کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے غریب ترین ممالک میں کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اگلے 18 ماہ کے دوران تعلیم کے اخراجات میں 77 ارب امریکی ڈالر کی کمی دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ ویسے ممالک میں جہاں حکومت تعلیم کے لیے استعمال ہونے والی رقم کو کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، 2021 کے آخر تک تعلیم کے اخراجات میں 92 ارب ڈالر تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ایشنگ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ تعلیم پر اخراجات میں کمی سے غریب اور امیر لڑکوں اور لڑکیوں کے مابین پہلے سے موجود عدم مساوات کی کھائی مزید وسیع ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکولوں کے بند ہونے کی وجہ سے تشدد، کم عمری کی شادی اور کم عمری میں حاملہ ہونے کے خدشات مزید بڑھ جائیں گے۔ سیو دی چلڈرن نے تعلیم میں اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومتوں اور ڈونر سے اپیل کی ہے کہ وہ تعلیم کی مالی اعانت میں اضافہ کریں اور اس طرح سے غریبوں کو مزید تعلیم گاہوں تک لانے میں کوشش کریں۔ یہ اپیل کی گئی ہے پوری دنیا سے۔ ناظرین، راجستھان کی بات کرتے ہیں۔ راجستھان میں جو ہنگامہ مچایا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، صبح سے شام تک تو آج یہی حال ہے کہ کس طرح سے جو ہے مرکزی حکومت بی جے پی کو بھی لتاڑ چل رہی ہے اور کانگریس کے مابین جو حالات بنے ہوئے ہیں، گہلوت کو اور دیگر جو اس وقت باغی لیڈر کہے جا رہے ہیں ان کے درمیان میں، اس درمیان میں سیاسی ہلچل کے بیچ گہلوت حکومت پر فی الحال کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سچن پائلٹ کی ناراضگی کے بعد ایسا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ کانگریس کے لیے ریاست میں پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کے ذریعے طلب کی گئی میٹنگ میں 107 اراکین اسمبلی شامل ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت بچانے کے لیے ضروری 101 ایم ایل اے سے کہیں زیادہ کا ساتھ گہلوت کو حاصل ہے۔ اس میٹنگ میں سچن پائلٹ ان کے حامی اراکین اسمبلی شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے گفت و شنید کا عمل جاری ہے، اس طرح کہا جا رہا تھا۔ دراصل 200 رکنی راجستھان اسمبلی میں اکثریت کے لیے 101 اراکین کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت اشوک گہلوت کے پاس مکمل اکثریت دکھائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر جے پور میں ہوئی کانگریس قانون ساز پارٹی میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ گہلوت رندیپ سنگھ سرجیوالا، اجے ماکن اور دیگر کانگریس لیڈران میٹنگ سے قبل وکٹری کا نشان دکھاتے ہوئے نظر آئے۔ اس دوران اشوک گہلوت میں بھی کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہاں موجود سبھی ایم ایل اے کے چہرے پر بھی اطمینان نظر آ رہا تھا اور ایک ایم ایل اے نے میڈیا کے سامنے آل از ویل بھی کہہ کر کے جو ہے یہ بتانے کی کوشش کی کہ سب کچھ درست ہے، لیکن اندرونی سطح پر کیا سب چل رہا ہے پتہ نہیں ہے۔ پرینکا گاندھی بھی اس وقت بیچ میں آ چکی ہیں اور دوبارہ جو ہے باغی لیڈر کہے جانے والے سچن پائلٹ کے ساتھ گفت و شنید جاری ہے، کہہ رہے ہیں، جبکہ سچن پائلٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے گہلوت کے ساتھ اتنے اراکین اسمبلی نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اراکین اسمبلی ہیں اور اس بیچ بی جے پی پر الزام لگا کہ وہ ایک مرتبہ پھر آپریشن کمل پر ایک طرف وبا سے لڑنے کے بجائے پورے ہندوستان میں لگاتار اموات بڑھ رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے اور بی جے پی کے جو ہے حکومتوں کو توڑنے اور بنانے کے چکر میں پڑی ہوئے، اس طرح کہتے ہوئے بی جے پی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور یہ سب کہا جا رہا ہے کہ جو ہے سچن پائلٹ پر پوری طرح بی جے پی کا اثر ہو چکا ہے۔ جس طرح مدھیہ پردیش میں ہوا، جس طرح کا کرناٹک میں ہوا، اسی طرح آپریشن کمل اس وقت راجستھان میں کر کے وہاں کی جو ہے کانگریس حکومت کو نیچے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات کو لے کر کے لگاتار جو سوشل میڈیا میں اس وقت خبریں آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں اور وہ تبصرے و تنقیدیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جو ہے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب فلور میٹنگ میں جو ہے آپ کو اکثریت بھی ثابت کرنی ہوگی۔ اب یہ سارے معاملے جو ہے اگلے کچھ دنوں تک چلتے رہیں گے جب تک کہ حکومت گر نہیں جاتی یا دوبارہ حکومت اپنی جو ہے ٹھوس قدم لوگوں کے سامنے ثابت نہیں کر پاتی۔
बैक नाज़रीन, जब ट्रंप मास्क पहनते हैं तो क्या होता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना बहरान के दौरान पहली बार मास्क पहनने के बाद सोशल मीडिया पर सदर अमेरिका के कार्टून की भरमार हो गई। नाक़िदीन ने इस पर उन्हें हॉलीवुड फिल्मों के नफ्सियाती और क्रिमिनल विलन किरदारों से तशबीह दे डाली। मैं ना मानूं की तकरार के बाद बिलाखिर मास्क पहनकर तस्वीर खिंचवाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सोशल मीडिया के मंचलों ने खूब हमले किए, जिसको ट्रोलर्स कहा जाता है। अमेरिकी सदर के जरिए पहली मरतबा मास्क लगाए जाने के बाद किसी ने उन्हें एकेडमी अवार्ड याफ्ता अदाकार एंथोनी हॉपकिंस के नाकाबिले फरामोश किरदार से मिलाया, तो किसी ने स्टार वॉर्स का डार्थ वेडर करार देकर, जिससे सोशल मीडिया पर ट्रंप के कार्टून की भरमार हो गई। मारूफ मुसन्निफ और अमरीकी सदर के नाक़िद स्टीफन किंग ने कहा कि ट्रंप ने मास्क पहन लिया, अफसोस है कि ये सुर्खी है। एक सोशल मीडिया सारिफ ने ट्रंप के मास्क लगाने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लिखा है कि ट्रंप मास्क में ही ठीक है, बुराई जितनी कम देखनी पड़े अच्छा है। सहाफ़ी केरन टमनोल्टी ने मास्क मुखालिफ मुहिम चलाने वाले ट्रंप के हामियों पर तंज की तीर चलाते हुए कहा कि अब तो आपके रहनुमा भी मान गए, दीवानों अब तुम भी मास्क पहन लो। बैक नाज़रीन, एक बहुत लंबी लिस्ट है जिस पर सोशल मीडिया में उनके मास्क पहनने को लेकर के अलग अलग अंदाज में तबसरे और उन पर जो उनको ट्रोल करने की कोशिश की गई या उनके जो है कार्टून वगैरह बना करके पेश करने की कोशिश की गई। ये अमेरिका है, यहाँ पर नाक़िदों के लिए जिस तरह अमेरिका में ज़बान बंद करके उनको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जो है अपने रहनुमाओं को जिस अंदाज में भी चाहे उनको जो है निशाना बना सकते हैं, यहाँ तक कि जो है वो अपने हद में रह करके। अगर यही चीज़ हिंदुस्तान में हो जाए तो फिर आप जो है आज़ाद घूम नहीं सकते, आपके गिरहबान पर पुलिस के हाथ होंगे, ऐसा महसूस किया जाता है। बैक नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो इस वक्त के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। मज़ीद कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो इंशाल्लाह DNA में आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।